यदि अगर आप प्रेत आत्मा चुड़ैल बुरी शक्तियों पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हैं। हम कुछ ऐसे ही कहानी सुनाया करते हैं। मैं और मेरी टीम पूरे देश भर से ऐसी डरावनी और अलग टाइप की कहानी जो बिल्कुल रोमांच से भरी होती है, उस तरह की कहानियां हम ढूंढ करके लाते हैं और फिर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं भूत प्रेत की कहानियाँ इस चैनल पर सुनाया करता हूँ। तो चलें आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश की है। देवराज नाम था जिनकी ये कहानी है। ये कहानी को बीते लगभग 25 साल हो चुका है। देवराज जी जो थे ना, एक डॉक्टर के पास असिस्टेंट का काम करने के लिए गए थे। उनकी उम्र 25-26 साल की ऐसी होगी लगभग। वो डॉक्टर शहर में नहीं, देवराज के जहाँ गांव था, घर था, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा था, बड़ा सा कस्बा। वहाँ पर उन्होंने अपना अब डॉक्टरी खोल रखी थी। डॉक्टर बिल्कुल सही थे, लोगों का इलाज करते थे, भला भी करते थे। कुछ घटना उनके साथ में घटी होगी। ये घटना देवराज तो जानते भी नहीं थे कि आखिर हुआ क्या था डॉक्टर के सामने, क्या हुआ था उनके साथ में। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं देवराज जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम देवराज है। मैं डॉक्टरी के काम में बड़ा इंटरेस्ट लेता था और आखिरकार मैं उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डॉक्टर तो बन नहीं सकता था ना, ये तो बड़ा पैसे वाला घर का इंसान बन सकता था, लड़का बन सकता था, हम जैसे नहीं। आखिरकार मैं एक डॉक्टर का असिस्टेंट बन ही गया था। डॉक्टर तो नहीं, लेकिन असिस्टेंट जरूर बन गया था। एक ऐसे डॉक्टर का जो बहुत ही सज्जन स्वभाव के थे। लगभग उनकी उम्र लगभग उस टाइम में 35 साल के आसपास में होगी। शादीशुदा थे, लेकिन बाल बच्चा उनका कोई नहीं था। अब ना जाने क्यों वो तो खुद ही डॉक्टर थे। अपना इलाज, अपनी पत्नी का इलाज तो खुद ही कर सकते थे। लेकिन उनको लगता था कि इस बात को उनको जरा भी गम नहीं है, ना कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है। मैं उस टाइम जब उनके पास पहुंचा था ना, तो मैं उनका क्लिनिक देखता हूं और सब कुछ समझना हूं, कोशिश करता हूं सब कुछ कि जल्दी से जल्दी मैं डॉक्टर साहब के काम शुरुआत कर सकूं। बड़े प्रेम से मिलते हैं, एक एक चीज़ मुझे बताया करते हैं कि देवराज देखो, ये दवाइयाँ यहाँ हैं, ये इंजेक्शन यहाँ पर है, कैसे मरीजों के साथ में हम व्यवहार करते हैं। मतलब बारीक से बारीक बात उन्होंने मुझे समझाया था। सच कहूँ ना कि मैं तो समझता था कि डॉक्टर बड़ा गुस्से वाले होंगे, ऐसा लगते थे देखने में, लेकिन अंदर से तो बड़ा मीठे अब उनके लफ्ज थे और दिल के बिल्कुल बिल्कुल साफ थे। मैं अब उनको अब एक तरह से भगवान की तरह मानने लगा था। डॉक्टर वैसे भी भगवान ही हुए होते हैं। आज सबसे बड़ी खासियत थी कि जिस मरीज को हाथ लगा देते थे ना, समझ लो उसकी बीमारी बिल्कुल गायब ही होना है। टाइम जरूर लगता था, कोई जल्दी निपट जाता था बीमारी से, अब इसमें टाइम लगता था। और हमारे परिवार के लोग हमेशा बताते थे कि देखो, डॉक्टर जो होता है ना, बिल्कुल भगवान का रूप होता है। हाँ, मेरे दिमाग में वही सब बात अभी तक बसी हुई थी कि हाँ भाई, बिल्कुल डॉक्टर लोगों का जान बचाता है तो एक तरह का भगवान ही तो है। मैं ऐसे ही उनका आदर करता था। मैं अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करता था। लेकिन रोज मैं साइकिल से अपने गांव आता था, जाता था सुबह जल्दी। और सबसे मुसीबत आती थी कि जब मैंने ज्वाइन किया था, वो सर्दी वाला मौसम था, बहुत ठंड लगती थी। हालांकि गर्म कपड़े जो भी मेरे पास में थे मैं पहन के आता ना, तभी मैं ठंड का सामना नहीं कर पाता। तेज़ तेज़ हवाएं सुबह में चलती थी, ठंड से मैं साइकिल भी सही ढंग से चला नहीं पाता था। अब ये सब देख करके डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे कि देवराज, तुम रोज़ ही आते हो, रोज़ जाते हो, सुबह सुबह सर्दी का टाइम है, शाम को तुम जाते हो तब भी तुम्हें सर्दी लगती होगी। तो मैं तो कहूँगा कि देखो, एक कमरा है मेरे पास में, तुम उस कमरा में तुम अब जा कर के रहने लगो। ये आने जाने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वो भी सर्दी के टाइम में। और जब गर्मी आएगा तब तुम देख लेना, जैसा तुम चाहो, ऐसा चाहो तो यहाँ पर भी रह सकते हो। मुझे उनका ये सलाह बहुत अच्छा लगा, पसंद आया।
और तब मैं कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं अपने परिवार से बात कर लेता हूँ और जैसा भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब कहें कि बहुत बढ़िया, कोई भी डिसीजन अपने बगैर परिवार के मर्जी से मत लेना, तुमने बहुत अच्छा सोचा है, तुम अपने परिवार से बात करो, अगर वो लोग कहते हैं तो तुम ये काम कर लेना। और मैं अपने घर में ये बात बोलता हूँ तो कई लोग थोड़ा सा हिचकते हैं। मेरे जो पापा थे ना, वो कहने लगे ठीक है बेटा, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्दी का टाइम है, आने जाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तुम वहीं पर रुक जाओ। अब इसके बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर के उसी कमरे में आ चुका था। और कभी कभी रात में भी पेशेंट आए करते थे जो इमरजेंसी में होते थे, दर्द में होते थे, कोई पेट दर्द, कोई छोटा मोटा चोट लग गया, तो आकर के डॉक्टर साहब के घंटी बजाने लगते थे। अब एक तरह से मेरा रहने से ये फ़ायदा हो गया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब को उठना नहीं पड़ता था। मैं ही जाके गेट खोलता था और पेशेंट से पूछता था कि क्या तकलीफ़ है। अब फिर मैं देख लेता था कि हाँ, पेशेंट को वाकई डॉक्टर साहब की ज़रूरत है, और तब मैं डॉक्टर साहब को जा कर के बुलाता था। डॉक्टर साहब भी खुश रहने लगे। हाँ, थोड़ा सा मुझे ज़रूर तकलीफ़ हुई थी, लेकिन वो पीरियड मेरे लिए बहुत ही बढ़िया था। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था डॉक्टर साहब से। और एक रात ऐसे ही मैं सोया हुआ था, सर्दी का टाइम था, आज ज़्यादा दिन मुझे वो अभी हुआ भी नहीं था वहाँ पर। सर्दी का टाइम था, कड़कती हुई सर्दी पड़ रही थी, तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं कंबल ओढ़े अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक घंटी बजती है। मुझे लगा कि ज़रूर कोई पेशेंट आया होगा, चल के देखना चाहिए, लेकिन कंबल से निकलने का मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। बाहर ठंडी थी, लेकिन जब दोबारा घंटी बजती है ना, फिर मैं अब जैसे तैसे अपने आप को खड़ा करता हूँ और चल देता हूँ, गेट पर जाता हूँ और गेट को खोल देता हूँ। छोटा वाला गेट, उसमें दो तो बड़े पल्ले थे और बीच में एक छोटा सा गेट बना हुआ था। तो रात के टाइम हम बड़ा गेट तो खोलते नहीं थे, छोटा गेट को इस्तेमाल करते थे। और वही गेट खोलता हूँ और कहता हूँ भाई कौन है, क्या तकलीफ है भाई, आ जाओ। और मैं गेट के बाहर नहीं जाता हूँ, मैं अंदर ही रहता हूँ। लेकिन जब कोई आता नहीं, ना कोई मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती, तो मुझे लगा कि आखिर कौन है भाई, क्यों शर्मा रहे हो भाई, आ जाओ, अगर तकलीफ है तो अंदर आ जाओ। लेकिन कोई जवाब देता ही नहीं है। और तब मैं गेट के बाहर निकलता हूँ। बाहर वही हवा तेज तेज चल रही थी, ठंडी हवा। वो थपेड़े मैं बर्दाश्त करते हुए अब मैं चारों तरफ देखता हूँ। बाहर रोशनी भी थी, हमारे छत पर बड़ा सा एक बल्ब लगा हुआ था और उसकी रोशनी आसपास में फैली हुई थी। उस रोशनी में देखता हूँ, वहाँ तो कोई है भी नहीं। दूर दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिरकार मैं अब सोचने में एकदम व्यस्त हो गया कि आखिर घंटी कौन बजाया है, और वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। लेकिन जब कोई दिखाई नहीं देता है ना, तब मुझे गुस्सा तो ज़रूर आता है कि देखो मैं अच्छा वाला कंबल में अब लपेटे हुए अपने शरीर को गर्म किए हुए था, नींद में था, और आकर के किसी ने सब कुछ मजाक किरकिरा कर दिया। गुस्सा तो होता है, लेकिन ये काम ही ऐसा था। फिर मैं छोटा वाला गेट बंद करके और चला जाता हूँ कमरे में, आराम करने के लिए कंबल ओढ़ता हूँ। और तभी फिर घंटी बजती है। इस बार मैं जाता नहीं हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ। फिर दूसरी बार फिर घंटी बजती है और तब मैं कंबल से निकलता हूँ और जल्दी से जाकर के गेट खोल देता हूँ। मुझे बड़ा हैरानी हुई, 2 बार घंटी बजने के बाद में अब फिर जब मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुस्सा तो आना ही था। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा, कौन है भाई? अगर आप मरीज हो, इलाज करवाना चाहते हो, तो आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप इस टाइम में मजाक कर रहे हो, कोई अब ऐसी हो आप मजाकिया किस्म के, तो ये समय बिल्कुल सही नहीं है। मैं थोड़ा नाराज़ होता हूँ, लेकिन वहाँ कोई मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ, तब मुझे गुस्सा तो बहुत आता है और फिर मैं अपना दरवाज़ा बंद करता हूँ और फिर जा कर के लेट जाता हूँ। इस बार कोई भी घंटी नहीं बजी। पूरा रात आराम से निकल जाता है।
जब सुबह होता है, मैं नहान धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद, चाय पीने के बाद, मतलब जो भी काम था सुबह वाला, मैं निपट करके अब फिर क्लिनिक को खोल देता हूँ, आके बैठ जाता हूँ। डॉक्टर साहब अपने निश्चित टाइम पर आते हैं, मरीज भी बाहर में थे, लेकिन पहले मुझे आवाज़ देते हैं, मेरा नाम लेके, देवराज देवराज। तब मैं आता हूँ कि जी डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर साहब कहते हैं बैठो यहाँ पर। मैं थोड़ा हिचकते हुए, अब उनके सामने थोड़ा मैं बैठता नहीं था, इज्जत करता था। तब वो कहने लगे बैठो देवराज, शर्माने की बात नहीं है, बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब मैं आराम से बैठ गया कि डॉक्टर साहब ना जाने क्या कहना चाहते हैं। तब डॉक्टर साहब कहने लगे कि देवराज, रात में कई बार घंटी मैंने सुनी थी बजती हुई, क्या कोई मरीज आया था रात में? क्या तुमने गेट नहीं खोला था? मैं सन्न रह गया कि मतलब वो आवाज़ डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंच गई थी। तब मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, पूरी बात बताता हूँ कि पहले 2 बार घंटी बजती है, मैं जाता हूँ, कोई भी नहीं होता है, इंतज़ार करते रहता हूँ, आवाज़ भी लगाता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता। फिर मैं जब आकर के सो जाता हूँ, तब फिर दो बार घंटी बजती है। दोनों बार घंटी सुन करके तब मैं बाहर निकलता हूँ, गेट खोलता हूँ और बाहर आवाज़ भी लगाता हूँ, कोई है, कोई मरीज, अगर इलाज करवाना है तो भाई शर्माओ मत, अंदर आ जाओ। लेकिन कोई भी डॉक्टर साहब नहीं आया। डॉक्टर साहब मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने झूठ बोलना कभी सीखा ही नहीं था, मेरे संस्कार में नहीं था। मेरे माता पिता कहना था बेटा, झूठ उस टाइम में बोला जाता है जब तुम किसी को झूठ बोलने से तुम्हारी किसी की जान बच जाए, और तब वो झूठ झूठ नहीं होता है। अगर किसी की जान बच जाए और छोटे मोटे बात पर झूठ बोलना बेटा सही बात नहीं होता। मेरे माता पिता के संस्कार थे और मैं ऐसा ही था, बिल्कुल झूठ से मैं दूरी बना कर रखता था। तब डॉक्टर साहब बहुत देर मुझे घूरते रहे और कहने लगे तुम्हें अनुमान कुछ तो लगा तो होगा देवराज, कि आखिर 4 बार जब घंटी बज चुकी थी और इसके बाद वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, तो कुछ तुम्हें समझ में आया कि कौन लोग हो सकते थे, क्या हो सकता है? मैं सर हिला दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल अनुमान नहीं लगा। अनुमान तो ये लगा कि जरूर कोई मजाकिया इंसान होगा, इस रास्ते से गुजर रहा होगा, उसको लगा कि चलो डॉक्टर साहब के इस टाइम परेशानी कर देते हैं। मुझे ऐसा ही लगा था और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बिल्कुल शांत थे, उनके चेहरे पर ना तो कोई मुस्कान थी, ना कुछ ऐसा दिख भी रहे थे, क्रोधित वगैरह कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल आराम से बैठे हुए मेरी तरफ देख रहे थे। अब फिर कहने शुरू कर दिए कि देखो देवराज, तुमने ये जो रात में काम किया है ना, वो तो सही है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन बेटा, हर वक्त में जब ऐसा कुछ घटना हो जाता है, जब कोई दिखाई न देना, तो तुम्हें सतर्क होना चाहिए। जब पहली बार तुम गेट खोले थे और जब वहाँ पर तुम्हें कोई नज़र नहीं आया ना, तो समझ लेना चाहिए कि मामला ठीक नहीं है। तुम्हें दोबारा गेट खोलने की जरूरत नहीं थी। बिना गेट खोले हुए तुम आवाज़ दे सकते थे, पूछ सकते थे कि बाहर कोई है या नहीं है। तुम्हें बिना गेट खोले ही सब सवाल जवाब करना चाहिए था। गेट खोलने की जरूरत तब पड़ती है जब बाहर में कोई बोले हाँ भाई मैं मरीज हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है, तब तो ठीक है। मुझे भी लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे जाकर के गेट खोलना नहीं चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था कि बाहर में कोई मरीज है कि नहीं है। लेकिन मैं अपने गलती पर पछतावा था। डॉक्टर साहब से बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी जैसे मैंने रात को किया है। डॉक्टर साहब अभी भी शांत नहीं थे, अभी मेरी तरफ देख रहे थे और एक लंबी बातचीत अब वो शुरू कर चुके थे। हालांकि बाहर मरीज भी थे, इंतज़ार भी कर रहे थे, और इन सब से बेखबर वो मुझे ऐसी बात बता रहे थे। और जब मैं ये बात सुनता हूँ ना, तो मैं अब भूत प्रेत पर जरा भी यकीन नहीं करता था। लेकिन डॉक्टर साहब के मुंह से निकली हुई बात मुझे बिल्कुल सत्य प्रतिशत सत्य लग रही थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देखो, ये जो तुम्हारे साथ में रात में घटना हुआ है ना, क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसा कौन सा लोग हो सकते हैं जो घंटी तो बजा सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं दे सकते? मैंने बोला नहीं, मुझे तो मालूम नहीं ऐसा कौन सा लोग हो सकते हैं। बाहर तो कोई छुपने का जगह भी नहीं है, रोड है, कहाँ लोग छुप के जाएंगे। तब डॉक्टर बताने लगे
कि देखो मेरे साथ में ऐसी घटना कुछ साल पहले घट चुकी है। इसी क्लिनिक में कोई पेशेंट आया होगा और उस टाइम मैं यहाँ पर नहीं था और तुम्हारे जैसा कोई लड़का भी नहीं था। क्लिनिक हमारी बंद थी और रोशनी तो जलती रहती है कि रात में ऐसा भी ना कि अंधेरा हम छोड़ के चले जाते हैं। हम और मेरी पत्नी यानी हम दोनों अब इस शहर से, हम इस कस्बे से बहुत दूर गए हुए थे। किसी के घर पर गए थे, शादी समारोह में रिश्तेदार के पास में गए थे और उस टाइम कोई मरीज आया था, उसको लेके आए थे। एक्सीडेंट का केस था। लेकिन जब क्लिनिक बंद है तो चाहे आप लाख आवाज़ दे दो, घंटी बजा दो, तो कोई रहेगा तभी तो खुलेगा। आखिरकार उनको देर में पता लगा कि इसमें कोई नहीं है, हालांकि ताला बाहर लगा हुआ था और तभी वो लोग घंटी बजा रहे थे। और इसके बाद जब वाकई में ताला उनको दिख जाता है और तब तक वो लोग मरीज को लेकर चले जाते हैं। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले वो मरीज दम तोड़ देता है। एक्सीडेंट का केस था। अब देखो वो सुविधा तो हमारे यहाँ पर भी नहीं है। इस टाइम हमारे पास में आईसीयू वगैरह तो है नहीं और ये सुविधा अभी भी मेरे पास में नहीं है। ना उस टाइम था ना इस टाइम में भी है। मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगा कि डॉक्टर साहब बताना क्या चाहते हैं। उस एक्सीडेंट केस से और डॉक्टर साहब को ताल्लुकात क्या है। जब डॉक्टर साहब थे ही नहीं तो इस केस को क्यों हवाला दे रहे हैं, बात क्या है। डॉक्टर साहब चुप नहीं थे, वो बोलते जा रहे थे। आप कहते डॉक्टर साहब, जब हम अपनी पत्नी के साथ वहाँ से लौट के आते हैं, इस बात को मुझे तो मालूम नहीं कि कब वो पेशेंट आया नहीं आया, और हाँ मुझे कोई जानकारी भी जब तक कोई ना दे तब तक हमें कैसे मिल सकती है। ऐसा कोई जानकारी मुझे तक पहुंची भी नहीं थी और ना मैं समझ पाया कि उस रात में कोई सीरियस पेशेंट आया था, एक्सीडेंट का केस था, मैं जान भी नहीं पाया। इस बात को लगभग 3 महीना बीतने के बाद मैं और पत्नी कमरे में आराम कर रहे थे। ये घंटी वाला जो सिस्टम है ना, मैं शुरू से लगा रखा था कि कोई ऐसा मरीज हो जो उसको तत्काल अब जरूरत पड़े। अब बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं, छोटा मोटा मेरा तो आप देख ही रहे हो। इसमें जो भी हमारी सुविधा है, अगर उससे उसका उपचार हो सकता है तो मैं उपचार करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हम दोनों पति पत्नी सोए हुए थे। अचानक आधी रात हो रही थी, घंटी बजना शुरू हो गया। 1-2 बार जब बजता है तो मैं थोड़ा अनसुना कर देता हूँ, लेकिन लगातार जब घंटी बजने लगती है ना, तब पत्नी मुझसे कहती है कि देखिए जी, कोई हो सकता है कि बाहर में कोई सीरियस पेशेंट हो, तकलीफ में बेचारा, जाइए आप दरवाज़ा खोलिए और उसका इलाज कीजिए। मैं भी अब उठ गया था और मैं अपना गेट पर पहुंचता हूं। मैं गेट नहीं खोलता हूं, आवाज़ देता हूं कि कौन है बाहर, क्या कोई पेशेंट है, इलाज की ज़रूरत है। जैसे तुमने बताया ना कि बाहर में कोई शोरगुल नहीं था, ऐसा ही उस टाइम कोई शोरगुल नहीं था, ना किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं कई बार अपने प्रश्न को दोहराता हूँ कि कोई पेशेंट है क्या, आपने घंटी बजाई है, आपके साथ में कोई पेशेंट है या आप खुद ही पेशेंट हो। जब कोई इलाज कराने आता है तो वो बेचैन होता है, दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, ज़रूर वो बेचैन होगा। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल शांति, गेट के दूसरी तरफ बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं उस टाइम तो समझ नहीं पाया, मैं वापस लौटने लगा। अब फिर घंटी बजती है। जब घंटी बजती है तो मैं पास में था, मैं फिर आवाज़ देता हूँ कि आप पेशेंट हैं, इलाज की आपकी ज़रूरत है। कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। तब मुझे लगा कि एक बार गेट खोल करके ज़रूर देखना चाहिए, क्या बात है, कोई पेशेंट है तो बिल्कुल आवाज़ देता, ये आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है, क्या बात है। मैं गेट खोल देता हूँ और बाहर देखता हूँ तो कोई मुझे नज़र भी नहीं आता है। मैं इधर उधर, जैसे तुम देख रहे थे ना रात में, वैसे मैं इधर उधर देखता हूँ, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। तब मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ कि मुझे सोते सोते जगाया गया और मैं तो समझा कि कोई पेशेंट होगा, उसको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई दिखाई नहीं देता है तो मैं थोड़ा गुस्सा तो ज़रूर होता हूँ, लेकिन गुस्सा किस पर करूँ जब तक कोई मुझे दिखाई ना पड़े। आखिरकार गेट को बंद करता हूँ और फिर अपने कमरे में आ जाता हूँ।
कमरे में आने के बाद सब कुछ सही रहता है। पत्नी सो जाती है मुझसे पहले। अब मैं थोड़ा जागता रहता हूँ। एक बार नींद खुल जाती है ना, तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। समस्या मेरे साथ में यही थी। पत्नी तो मस्त नींद में सोई हुई है, अब मैं जाग रहा था, आंखें बंद किए हुए था कि नींद आ जाए मुझे। तभी एक बदबू सी कमरे में फैलने लगती है। ऐसा लगता है कि सड़न की बदबू है। इतना सड़न की बदबू कि अब मुझे नाक में महसूस होने लगा था। मैं अपने आँख खोल देता हूँ। आँख खोलने के बाद जो मैं देखता हूँ, मैं तो बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था। मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर इंसान था। हमें अब इस चीज़ के बताया नहीं जाता है कि भूत प्रेत भी होते हैं, उनका अस्तित्व भी होता है। मैं जानता तक नहीं था कि भूत प्रेत को, मैं मानता तक नहीं था कि वास्तव में भूत प्रेत भी होते हैं। मैं जो देखता हूँ कि एक औरत है, बिल्कुल जवान औरत थी वो, और उसके जो सर तो था ना, बिल्कुल फटा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी उसका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। उसमें मुझे ब्लड भी दिख रहा था। मैं जब देखता हूं तो बदबू उसी में से आ रही थी, उसके शरीर से आ रही थी, और वो भी सड़ी हुई बदबू। मुझे लगा कि ये मेरा भयानक सपना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मेरा सपना हो सकता है। मैं अपने आप को टटोलने की कोशिश करता हूँ कि ये सपना है या रियल टाइम में चल रहा है। तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, ये ड्रीम में नहीं हूँ मैं, ये तो बिल्कुल आमने सामने की बात है। और जब उसको देखता हूँ ना, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। बगल में मेरी पत्नी लेटी हुई है, मैं उसको जगा नहीं पाता हूँ। मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न हो चुके थे, जुबान मेरी काम नहीं कर रही थी उसको देख करके। और तब कुछ देर तक तो खड़ी घूरती रही, उसके शरीर से बदबू आता रहा, भयानक उसका सर फटा हुआ मुझे दिख रहा था, बड़ा घिनौना लग रही थी, बड़ी बड़ी उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। और तब वो मेरे बेड के नज़दीक आ जाती है, मेरे बिल्कुल पास में सट के खड़ी हो जाती है। बेड पर चढ़ती नहीं, लेकिन बेड के नीचे जरूर खड़ी रहती है। बहुत ही तेज बदबू मुझे महसूस हो रहा था। अब मेरी बगल में मेरी पत्नी सोई हुई है, शायद उसको नहीं मिल रहा था, तभी तो वो जगी नहीं थी, और मैं अब उसको देख रहा था, महसूस कर रहा था, और इतना भयभीत था, इतना डरा हुआ था कि जैसे मैं एकदम हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं, जुबान बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था डरे हुए भाव में, और तब वो मेरे कान के पास में आके फुसफुसाती, अगर तू मेरा इलाज कर देता ना, तो आज मैं जिंदा होती। अगर तू मेरा इलाज कर देता तब मैं जिंदा रहती। कि तेरी वजह से मेरी मौत हुई है, तूने मेरा इलाज नहीं किया, तूने मेरा इलाज नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बदला अपना लेके रहूंगी। और उसी वक्त मेरी जो मिसेज थी, मेरी पत्नी थी, और उनका नींद खुल जाता है। और जैसे ही वो करवट बदलती हैं, और उसी टाइम वो जो प्रेतात्मा थी वो एकदम गायब हो जाती है। सच कहूं, उस टाइम मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, आंखें मेरी बस ऐसी ही बड़ी बड़ी, अब जैसे छत पे घूर रही हो, ऐसा मेरे हाल था, जैसे मैं अपने आप में नहीं था। उसकी बात सुन करके दिमाग में बैठ चुका था, मैं इतना भयभीत था। और तब शायद मेरी पत्नी को पता चल गया, वो करवट बदलते ही उठ के बैठ जाती है। अब मेरी तरफ देख के कहती है, हुआ क्या जी आपको, इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ, क्या घूर रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना। और वो मुझे झंझोड़ने लगती है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। अब मेरी पत्नी घबरा जाती है, उसको लगता है कि मेरे साथ में कुछ हो गया है, ना जाने, वो तो डॉक्टर थी नहीं। वो एकदम बेचैन हो जाती है, रोने लगती है। अब उसको लगता है कि अब ऐसे वक्त में पानी का छिड़काव करना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, और वही ये सब काम करती है, मेरे चेहरे पर पानी छिड़काव करती है। और तब जैसे मैं होश में आता हूँ। उसने सही वक्त पर सही फैसला लिया था, मेरी पत्नी ने उस टाइम बिल्कुल सही किया था। पानी के जैसी बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ती है ना, तो जाकर मेरे शरीर एक्टिव हो पाता है। और तब मैं चीखने लगता हूँ। मेरी चीख सुनकर के मेरी पत्नी और डर जाती है, क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, क्या आपने देखा, कोई भयानक सपना तो नहीं देख लिया। और तब मैं खुद उसको बताता हूँ कि नहीं, सपना नहीं, जो मैंने देखा
बिल्कुल हकीकत थी। उस प्रेतात्मा के बारे में बताता हूँ जो मेरे सामने में बिल्कुल जैसी दिख रही थी, जिसने मेरे से बात बोली थी कि मैं तुम्हारी वजह से मर गई हूँ, अगर तुम मेरा इलाज वक्त पर कर देते तो आज मैं जिंदा रहती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैं ये भी बताता हूँ कि तुमने करवट जैसे ही बदला तब वो गायब हो चुकी थी, शायद तुमसे डर करके या फिर न जाने क्यों। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि वो प्रेतात्मा मुझे तो मार ही डालेगी, मैं जिंदा बचूंगा ही नहीं। डॉक्टर साहब को मैं देख रहा था, अपनी आपबीती बता रहे थे और उनका ऐसा चेहरा मोहरा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि डॉक्टर साहब कभी झूठ बोलेंगे। मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी, क्या वास्तव में भूत प्रेत होती है? मैं भी तो यकीन नहीं करता था। पता नहीं मेरे परिवार यकीन करता था कि नहीं करता था, लेकिन मैं भी इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था। और तब डॉक्टर साहब फिर बताने लगे अपनी आपबीती को। कहने लगे कि देखो देवराज, उस दिन तो मेरी पत्नी ने समझा दिया कि देखो, आपने जो कुछ भी देखा है ना, ये सत्य नहीं है। ये आपके साथ में बुरी, अब एक तरह से स्वप्न था। आप एक ऐसे ड्रीम में फंस चुके थे जो बहुत ही डरावनी थी। आप डरिए मत, ऐसा अक्सर इंसानों के साथ में हो जाता है और उसको लगता है कि हम जो देख रहे हैं ना बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, मैं भी पढ़ा लिखा था इसके बारे में, मैं भी रिसर्च करता और मैं भी जान चुका था कि ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती हैं। दिमाग ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, ऐसा लगता है कि जो सामने दिख रहा है ना बिल्कुल सत्य है, लेकिन जबकि होता नहीं है। मुझे भी लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल सही कर रही है। इसके बाद उस रात तो वो प्रेतात्मा दोबारा मेरे पास में नहीं आती। मैं तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी मेरा साथ दे रही थी, मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका डरावना सपना था और कुछ नहीं। तब जाकर मैं थोड़ा सा आराम कर पाता हूँ। अब फिर वही दैनिक काज, रोज का मरीज को देखना, जैसे आज हम बैठे हुए हैं वैसे अपनी क्लिनिक पर बैठे हुए थे। और फिर रात आती है। रात आने के बाद में जब हम पति पत्नी सोए हुए, लगभग वही वक्त था, उसी वक्त के टाइम में फिर घंटी बजती है। मेरी पत्नी उस घंटी की आवाज़ सुन करके उठ के बैठ जाती है, मैं भी अब उठ जाता हूँ। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तब पत्नी कहती है कि शायद कोई मरीज आया है, आपको देखना चाहिए, जाना चाहिए, चलिए आप अकेले मत चलिएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन मैं अपनी पत्नी कहता हूँ कि नहीं नहीं, ये मरीज वगैरह नहीं है, ये मरीज हो ही नहीं सकती, मरीज नहीं है ये, तो मुझे लग रहा है कि वही प्रेतात्मा है। अभी भी वो मेरे सर में जैसे वो एक तरह से दिमाग में बैठी हुई थी। वो डरावना पल मैं उस टाइम भी महसूस कर रहा था, जबकि मैं खुद पढ़ा लिखा था, समझदार था, मैं उस पर रिसर्च भी किया। अब मैं समझ ही पाया कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये दिमाग का भ्रम होता है। जो मैंने देखा वो मेरा एक डरावना स्वप्न था, भ्रम की स्थिति में मैं था और कुछ नहीं। लेकिन जब घंटी बजती है ना, तब मैं अंदर से हिल जाता हूँ, डर लगता है, वही खौफ मुझे दिखाई देने लगती है जो रात में मेरे साथ में हुआ था। पत्नी कहती है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ में, चलिए, बेचारा कोई मरीज होगा, दर्द में होगा, परेशान होगा, चलिए हम दोनों साथ में चलते हैं। जब पत्नी साथ देती है ना, तब मेरा हिम्मत पड़ता है। हम दोनों गेट पर आ जाते हैं और गेट का दरवाज़ा तो नहीं खोलते, मैं ही आवाज़ देता हूँ कि कोई मरीज है क्या। लेकिन उस रात की तरह जैसे पिछली रात में हुआ था, कोई मुझे अब आवाज़ सुनाई नहीं देती है। पत्नी दरवाज़ा खोलने जा रही थी, लेकिन मैं मना कर देता हूँ कि नहीं नहीं, जब तक आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देगा हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब इसके बाद जब कुछ देर हम खड़े रहते हैं और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, तब हम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तब मैं पत्नी को धीरे से कहता हूँ कि ऐसे ही कल के रात में हुआ था, मुझे तो लगता है कि वही औरत है, वही आ चुकी है, मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन मेरी पत्नी इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर वो भी यकीन नहीं करती थी। और कहने लगे डॉक्टर साहब कैसी बात करते हो, आप तो खुद डॉक्टर हो और ऐसी शक्ति पर आप भी विश्वास करने लगे। अरे ऐसा नहीं, मुझे दरवाज़ा खुल के देखने दीजिए। मैं उसको रोकता रह गया, लेकिन वो जिद्दी थी, वो जिद अपना जब तक मान नहीं लेती थी, उसको अब एक तरह से चैन नहीं पड़ता था।
दरवाज़ा खोल देती है। बाहर कोई नज़र नहीं आता। तब कहती कि होगा कोई शरारती, घंटी बजा के भाग गया होगा, चलिए अब चलते हैं। इसके बाद हम दरवाज़ा बंद करते हैं, वापस अपने कमरे में आते हैं। मेरा कंठ सूखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मुझे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। तब मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। पत्नी पानी लेके आती है और मैं पानी पी करके आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में कल वाला सब सीन चल रहा था। मुझे लग रहा कि कहीं औरत मेरे साथ में फिर ऐसा कुछ बर्ताव तो नहीं करेगी, वो अपना बदला लेना चाहती है। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था, मैं तो लोगों का भला करता था। मैं ऐसा क्यों काम करूँगा, किसका इलाज क्यों नहीं करूँगा, मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। यही सब सोचते सोचते मेरी आंखें बंद थी और उधर मेरी जो श्रीमती जी थी वो नींद में जा चुकी थी। अचानक पिछली रात की तरह फिर होता है, वही बदबू मेरे नाकों में पहुंचने लगती है। जैसे मुझे जरा सा भी अनुमान लगता है कि हाँ वो बदबू कल वाले फिर आ गई है। तब मैं आंखें खोल देता हूँ। जैसे ही आंखें खोलता हूँ ना, जैसे मैं एकदम सन्न रह जाता हूँ। वही बिल्कुल दृश्य था जो कल की रात का था। बिल्कुल वही लेडी, सर फटा हुआ, शरीर से बदबू आ रही थी और उसी स्थान पर खड़ी थी जो पिछली रात में खड़ी दिखाई दी थी। और जैसे ही मैं उसको देखता हूँ ना, शरीर मेरा काम करना बंद कर देता है। मेरे अंग बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। बिल्कुल लगता है कि उनमें शक्ति नहीं है, लकवाग्रस्त हो गए हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ देता हूँ, लेकिन जवान हिल भी नहीं पा रही है। इस कंडीशन में जा चुका था। तब वो औरत मेरे सिरहाने के पास में आती है, मुझे घूरती है और कहती है, अगर तू मेरा इलाज कर दिया होता तो मैं आज जिंदा होती ना। तूने ही मुझे मारा है, तू वक्त पर इलाज कर देता तो मैं बच जाती। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और आज अपना भयानक पंजा मेरे गले पर डाल देती है। वो गला दबाना चाहती थी, गला दबा के मुझे मारना चाहती थी। मैं तो पहले ही आधा मर चुका था, मेरा शरीर तो काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। शायद उसमें वैसी शक्ति थी जो शरीर को मेरा सुन्न कर दिया था। जैसे मैं आधा बेहोशी में आ चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। और ऊपर से अपने भयानक हाथ जो देख करके मैं खौफ में भर गया था। मैं देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन मैं कोई हलचल नहीं कर पा रहा था। ऐसा मेरे साथ में हुआ था। तब वो गला मेरी ज़ोर ज़ोर से दबाने लगी थी, यही बोलती जा रही थी कि अगर तू मुझे वक्त पर इलाज कर देता तो शायद आज मैं जिंदा रहती। और वो मुझे मारने का भरपूर कोशिश कर चुकी थी और मुझे भी लगा कि मैं बस मरने वाला हूँ। मेरी बगल में पत्नी, मेरी श्रीमती सोई हुई है, शायद इनको पता भी नहीं लगेगा। ऐसा क्या था कि वो बदबू मुझे ही महसूस होती थी। और वो औरत इतनी चीख रही थी और उसकी चीखने की आवाज़ मेरी पत्नी कानों तक नहीं जा रही थी। खैर मेरी तो आवाज़ खुद पहले ही बंद थी, लेकिन उसकी चीखने की आवाज़ मेरी पत्नी तक क्यों नहीं पहुंचती थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कि मेरा दम घुटने वाला है। मैं एक एक सांस के लिए तरस रहा था। उसके हाथों में ताकत भी थी और वही बड़बड़ाते हुए मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, गला घोट रही थी। और एक पल ऐसा लगा कि ऐसा लगा कि अंधेरा छाने लगा है। ये मैं समझ गया था, ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं डॉक्टर था ना, जब ऐसा होता है तो ऑक्सीजन दिमाग में पहुंच नहीं पाता है, और ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा कि बस आखिरी पल है, अब इसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूँगा। लेकिन उसी वक्त में मेरी पत्नी करवट बदलती है, और जैसे ही करवट बदलती है तभी वो मेरा गला छोड़ देती है और बिल्कुल गायब हो जाती है। देखते देखते वहाँ नजर ही नहीं आती है। अचानक जैसे पिछली रात में हुआ था, शायद पत्नी को ऐसा लगा, अब उठ के बैठ जाती है, मेरी तरफ देखती है और कल वाले पोजीशन में मुझे पाती है। तब उसके होश उड़ जाते हैं, रोने लगती है, मुझे झिझोड़ने लगती है, उठाने लगती है, डॉक्टर साहब उठो, डॉक्टर साहब उठो, क्या हो गया आपको, इस तरह क्यों देख रहे हो, छत को क्यों घूर रहे हो, क्या हो गया, ये आपके गले पर ये निशान कैसा पड़ गया, ये क्या हो गया डॉक्टर साहब को, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। मेरी पत्नी रो रही है, मैं उसको
अब एक तरह समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा था उस वक्त में। और तब उसको लगा कि इस टाइम में पानी के छिड़काव करना चाहिए। और वही मेरी पत्नी करती है, गिलास में पानी लेके आती है, मेरे चेहरे पर पानी का छिड़काव करती है। जैसे ही पानी का बूंद मेरे आंखों में, मेरे चेहरे पर पड़ता है, और वो जो स्थिति है ना अर्ध बेहोशी वाली, वो बिल्कुल गायब हो जाती है। मेरे शरीर का अंग काम करने लगते हैं, मैं चीख पड़ता हूँ, मैं अपनी पत्नी से लिपट जाता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पत्नी भी रोने लगती है। हम दोनों डर के मारे बुरी हालत थी, लेकिन पत्नी को अभी तक समझ में नहीं आता कि आज क्या हुआ। जब थोड़ा देर हम सांस लेते हैं, पत्नी मुझे रोकने की कोशिश करती है कि आप रुकिए, चिल्लाइए मत, शोर मत कीजिए, क्या हुआ था वो तो बताइए। मैं चारों तरफ कमरे में देखता हूँ कि कहीं वो फिर दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही मेरी पत्नी करवट बदलती है, वो गायब हो जाती है। अब इसके बाद कुछ देर के बाद में सांसें ठीक करने के बाद अब मैं अपनी पत्नी से वही सब बात बताता हूँ जो मेरे साथ में हुआ था। जैसे जैसे मेरे साथ में हुआ था, एक एक बात उसको दोहरा देता हूँ। पत्नी सुन करके आज वो ऐसा नहीं रिएक्ट करती है कि ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, ऐसा इंसान के साथ में हो जाता है, वो नहीं बोलती। बस मेरी तरफ देखते रहती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, मतलब वो डर चुकी थी। और उसको डरा हुआ देख करके मैं खुद थोड़ा सा, अब मैं भी डर चुका था। मुझे लगा कि हम दोनों डर जाएंगे ना, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। एक को तो बिल्कुल सही हालत में होना चाहिए। और तब मैं अपनी पत्नी को सलाह देता हूँ कि देखो, मैं तो इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। अगर तुम करवट नहीं लेती तो शायद मैं सुबह का सूरज देख भी नहीं पाता, ना तुमसे मैं बातचीत कर सकता था। इस कंडीशन में पहुँच चुका था। ये जो गले पर निशान देख रही हो ना, उसी चुड़ैल का पंजे का निशान है। वो मेरा गला घोंट रही थी। अब मेरी पत्नी तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं समझाता हूँ कि देखो, हम दोनों को अब थोड़ा इधर से निकलना पड़ेगा और तुम्हें साहसी बनना पड़ेगा। तुम में जरूर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई पावर है जिसके वजह से वो चुड़ैल भाग जाती है। जब तुम नींद में होती हो ना, तब उस शक्ति का उस पर असर नहीं होता है। जरूर तुम्हारे पास में गॉड गिफ्ट कुछ मिला हुआ है, इसीलिए मेरी जान बच गई है 2 बार, कल की रात भी और आज की रात भी। पत्नी को तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसकी शक्ति को समझ चुका था कि जरूर इसमें ऐसी कोई छुपी हुई पावर है जिससे वो प्रेतात्मा यानी वो चुड़ैल जो भी थी वो डर गई थी, दूर भाग गई थी, गायब हो चुकी थी। लेकिन पत्नी का कहना था कि मुझ में ऐसा कोई पावर है नहीं, ऐसी कोई शक्ति है नहीं। वो बिल्कुल मना करती है। पूरी रात निकल जाती है, हम लोग सो नहीं पाते हैं। जरा से भी बाहर में आट होता है तो मुझे लगता है कि फिर वो चुड़ैल आ गई है। लेकिन शायद आई भी होगी, लेकिन उस टाइम मेरी पत्नी जगी हुई थी, इसलिए वो मेरे पास में पहुंच नहीं पाती है। सुबह हो जाती है, क्लिनिक हम बंद कर देते हैं। डर लगता है। दिन के टाइम में भी मरीज आकर के लौटने लगते हैं। पत्नी जाके बोल देती है कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है और कुछ दिनों तक हमारी क्लिनिक बंद रहेगी, जब तक डॉक्टर साहब सही नहीं हो जाए। क्लिनिक तो हमारी बंद हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों पति पत्नी बहुत डरे हुए थे। मुझे तो बिल्कुल इतना डर लगता था कि दिन के टाइम में भी मुझे बाहर निकलने में ऐसा लगता था कि वो औरत मेरे सामने में खड़ी है। लेकिन ये मेरा मन का बहम था। वो मेरा डर इतना मेरे दिमाग पर चढ़ा हुआ था उसका, अब मुझे ऐसा ही आभास होता था। मेरी पत्नी भी डरी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बस नज़दीक ही रहते थे, पास में रहते थे। अगर वो मुझसे दूर चली जाती थी तो मुझे लगता था कि बस वो आकर के मेरे पास में खड़ा हो जाएगी, फिर मेरा गला घोट देगी। मैं डर डर करके और अपने पत्नी को कहता था कि नहीं, तुम मेरे पास में रहो, मुझसे ज़्यादा दूर मत जाओ। लेकिन ये समस्या एक बहुत विकराल समस्या बन गया था हम दोनों के लिए। फिर हम दोनों आपस में राय शुमारी करने लगे कि क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना मुझे यकीन दिला रही थी कि आज के बाद में ये घटना नहीं होगा। उसको भी लग चुका था कि अगर घटना 2 रात हो सकता है तो आज की रात भी हो सकता है। वो भी डरी हुई थी, भयभीत थी। और तब वो कहने लगी कि ऐसा करते हैं,
हम यहाँ से चलते हैं, हम अपने घर चलते हैं। मतलब पत्नी के अब मायके जाना था, लेकिन मैं मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम लोग, मैं डॉक्टर हूँ, अगर ऐसी घटना हम उनको आगे जाके बताएंगे तो वो लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं अपनी पत्नी कहता कि नहीं, हमें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति से मिलना चाहिए जो हमारी मदद कर सके। लेकिन योग्य व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, तभी मेरे नज़र में अपने ही कॉलोनी का एक व्यक्ति मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे उससे बात करनी चाहिए और उससे मदद लेना चाहिए। और तब मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर से बाहर निकलता हूँ और उसके घर तक पहुँचता हूँ। वो थोड़ा एजेड थे, कभी कभी हमारी डिस्पेंसरी में आते थे दवाई वगैरह के लिए। हाँ, वो मुझे भी अच्छी तरह से जानते थे, मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता था। मैं उनको चाचा जी बोला करता था। वो थोड़ा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, मंदिर जाया करते थे, टीका वगैरह चंदन लगाया करते थे, गले में उनका कई तरह का माला भी मैंने देखा था। हाँ, तब मुझे लगा कि ऐसे ही लोग हमारी मदद कर सकते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। मैं उनके घर पहुंचता हूं तो मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कैसे आना हुआ, अंदर आ जाओ बेटा। मेरी पत्नी को देखते हैं तो और खुश हो जाते हैं, अरे मेरी बहू भी आई है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद हम बैठक में बैठते हैं, चाय नाश्ता अब वो ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, लेकिन हम मना करते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कम से कम बेटा चाय तो पी लो, पहली बार हमारे घर में बहू भी आई है और तुम भी आए हो। हम रोक नहीं पाए उनको। चाय पीते पीते कहने लगे, बेटा कुछ खास काम है, मुझे बुलवा लिया होता। मैं कहने लगा, हाँ चाचा जी, कुछ खास काम है, मुझे लगता है कि वह काम आप कर सकते हो। हाँ, तब कहने लगे कि हाँ बेटा बोलो, अगर मेरी वो ऐसा होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर वो काम मुझे समझ में आ जाता है, मेरे लायक होगा, मेरे योग्य होगा तो बिल्कुल करूँगा। हाँ, तब मैं वो सब कहानी बताना शुरू करता हूँ। जैसे मैं कहानी ख़त्म करता हूँ, मैं चाचा जी की तरफ देखता हूँ। चाचा जी कहते हैं कि मैं अब समझ गया तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, मैं पूरा कहानी समझ चुका हूँ। वो रात भी मैं देखा था जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई पेशेंट आया हुआ था जिसकी एक्सीडेंट हुआ था। और तब मैं इतना जरूर जाना था कि हाँ, वो बड़ा बुरी हालत में था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो कोई औरत है। आखिरकार उन्होंने तुम्हारा घर का दरवाज़ा देख लिया था कि बंद था, ताला बंद था, और तब लोग वापस चले गए थे। चाचा जी जब बताने लगे पूरी घटना को, उस रात मैंने बाहर निकल कर देखा था। तब मुझे भी आभास हो गया था कि कई दिन से तुम थे नहीं क्लिनिक पर। मुझे लगा कि उनको जाकर बताना चाहिए। और जब तक मैं ये सोचता हूँ तब तक वो लोग गाड़ी अपना आगे बढ़ा देते हैं। शायद वो शहर की तरफ निकल चुके थे और मैं उनको बोल ही नहीं पाता हूँ। मैं अब समझ गया तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। ये वही औरत होगी जो उस रात तुम्हारे क्लिनिक पर आई थी, घायल अवस्था में थी, सर फटा हुआ था। ऐसा मुझे सब कुछ थोड़ा मालूम हो चुका है। मैं तुम्हारी कहानी को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। ये वही औरत है जो अपना बदला लेने के लिए आई है। ये बात बहुत गलत है बेटा, ये गलत हो गया तुम्हारे साथ में, तुम तो इसमें बिल्कुल फंस चुके हो। चाचा जी मुझे डरा देते हैं। तब मैं कहता हूँ, चाचा जी हम तो आपके पास उम्मीद लेके आए हैं कि आप हमारी मदद करोगे। तब कहते हैं, हाँ हाँ मैं करूँगा ना बेटा, मैं तुम्हारा ये मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, गुरु जी से बात करता हूँ। अगर वो मुझे सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए, और हो सकता है कि मैं अपने गुरु को लेके आपके घर लौट आऊँ। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग डरिए मत, आज इसका उपाय मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। आप इसके बाद हम लोग को घर भेज देते हैं कि जाइए, घर पे चले जाइए और बाहर मत निकलिएगा जब तक मैं ना लौटूं और जब तक हमारे गुरुजी ना आ जाए। हम लोग अपने घर पर आ चुके थे, डरे हुए थे। तब वो कहानी मेरे दिमाग में चलने लगी कि वो औरत शायद इसलिए मुझसे बदला लेना चाहती थी कि वो अपना इलाज कराने के लिए उसको लोग ले करके मेरी क्लिनिक पर आए थे। हाँ, मैं उस टाइम तो था नहीं। तब वो वहाँ से निकल गई थी, गाड़ी उनकी आगे बढ़ गई थी शहर की तरफ। शायद रास्ते में मौत हो गई होगी। अब उसको लगा कि अगर मैं उस टाइम अपने क्लिनिक पर होता, क्लिनिक मेरा अब खुला होता,
तो मैं उसकी मदद जरूर करता, तब उसकी जान नहीं जाती। शायद इस बात को गांठ बांध लिया है, इसलिए मुझे मारना चाहती है। मैं बहुत खौफ में था। मैं क्या, मेरी पत्नी भी खौफ में थी। जब वो कहानी हम दोनों को पता चलता है, जब वो चाचा जी कहानी बताते हैं, तो हम लोग तो और डर चुके थे। धीरे धीरे अब दोपहर होता है। दोपहर के बाद शाम होने की तैयारी होने लगती है। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, हम दोनों डरे हुए होते। अब क्या होगा, अब क्या होगा? चाचा जी आएंगे क्या? उनके गुरु जी आएंगे? ऐसे ही हम बेचैन रहते थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं, हमारे गुरुजी ना आ जाएं, आप लोग इस घर से बाहर मत निकलना। क्या पता वो बाहर में खड़ी हो, आपके साथ में कुछ ना कुछ कर दे। वो गुस्से में है, बदला लेना चाहती है। तो ऐसे प्रेतात्माएं बहुत ही खूंखार होती हैं। वो जो अपने मन में ठान लेती है ना, तो वो करके मानती है। चाचा जी ने हमें और डरा दिया था। शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, और तब जा कर के हमारे घर की घंटी बजती है। और घंटी बजते ही मैं तो उछल जाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी साथ में थी। कहने लगी अभी रात नहीं हुई है, ये लग रहा है कि चाचा जी आए हुए हैं, हमें चलना चाहिए। मैं तो बहुत खौफ में था। जैसे ही घंटी बजी तो मेरा जान सूख गया था। मुझे तो ऐसा लगा कि बस वही चुड़ैल दरवाजे पर आ चुकी है, और वो दरवाज़ा उसको रोक नहीं पाएगा। मैं अब घंटी की आवाज़ सुन करके तो कांपने लगा था। और तब मेरी श्रीमती मेरे साथ देती है और कहती है डरिए मत, अभी शाम हुई है, अंधेरा नहीं हुआ है, चलिए हम गेट पर, शायद चाचा जी होंगे। और जब हम गेट पर जाते हैं ना, फिर घंटी बजती है, फिर मैं उछल जाता हूँ। ऐसा मेरा डर एकदम ऐसा हो चुका था शरीर। मैं समझ गया कि कहीं वही तो बाहर खड़ी नहीं है, बार बार घंटी बजा रही है। और तब मेरी श्रीमती अब आवाज़ देती है कि बाहर कौन है। और तब चाचा जी की आवाज़ सुनाई पड़ता है कि बेटा दरवाज़ा खोल दो, हम लोग आ गए हैं। तब जा कर के मेरी जान में जान आती है। मतलब वो चुड़ैल गेट के बाहर नहीं थी, वो चाचा जी थे और उनके गुरु जी थे। गेट खोलते ही दोनों लोग आ जाते हैं। गुरु जी के हाथ में एक लंबा सा थैला होता है, और वो भी जैसे बहुत सारे अपने गले में माला डाले, चंदन का टीका किए हुए, बाल उनके और बड़े हुए थे, पगड़ी बांधे हुए थे, और हमारे घर में पधारते हैं दोनों को दोनों। चाचा जी ने सारी समस्या गुरु जी को बता दिया था कि इस घर में क्या हुआ है, और वो पूरा घर को देखते हैं, हर कोने में जाते हैं, और जैसे देखना चाहते हैं कि चुड़ैल इस घर में है इस वक्त कि नहीं है। मुझे तो इस वक्त ऐसे टाइम में ऐसा ही लगा था कि वो बिल्कुल जानना चाहते हैं कि इस घर में उसकी मौजूदगी है या नहीं है। और तब कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मैं सही कर दूंगा। अगर परमात्मा चाहा तो। वो भगवान को इशारा कर रहे थे कि अगर उसकी मर्जी होगी तो मैं ये काम को जरूर ख़त्म कर दूंगा। अब तो थोड़ा हम लोग को राहत मिली थी। हम दोनों पति पत्नी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे थे। अब इसके बाद अंधेरा हो चुका था, और एक खाली स्थान जो हमारे बेडरूम के पास में ही था, वहाँ पर अपना पूजा का अब सब स्थल बना लेते हैं। पूजा पाठ का अब वो जगह बन चुकी थी। वहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकता, वहाँ पर गुरुजी निकाल कर रखते हैं। और फिर धूप बत्ती जलती है, दीपक जलता है, और कुछ ऐसा सुगंध आने लगता है। वो अजीब तरह का सुगंध था। जब वो जला रहे थे ना, तो ऐसे ही सुगंध निकल रहा था। वो सुगंध जैसे घर में फैलता जा रहा था, और उसी वक्त में घंटी बजने लगती है। हालांकि ज़्यादा विशेष टाइम नहीं हुआ था, करीब 8, साढ़े 8 या 9 के आसपास का शाम का वक्त था। घंटी जोर जोर से बजने लगती है। अब मैं और श्रीमती एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि क्या हुआ आगे क्या। ऐसा ही दोनों डर चुके थे, और सबसे ज़्यादा तो मैं डरा था। शायद मेरे मन की बातें गुरुजी ने समझ लिया था। चाचा जी भी समझ गए थे कि मामला क्या है। और तब कहते हैं बेटा आपको गेट खोलने नहीं जाना है, मैं जानता हूँ कौन है, ये वही है। अभी वो बाहर है और घंटी बजा रही है। वो ज़रूर इस कमरे में आने की कोशिश करेगी, लेकिन आज के बाद इस घर में आज तुम्हारे क्लिनिक तक ये पहुँच नहीं पाएगी। मैं ऐसा प्रबंध कर देता हूँ।
अब इसके बाद में घंटी तो कई बार बजी थी, कई बार तो लगातार बजती जा रही थी, लेकिन मेरे अलावा, मेरी पत्नी के अलावा, ना तो गुरुजी डरे थे और ना चाचा जी। उनके चेहरे पर मैंने कभी डर नहीं देखा था। पूजा पाठ जब पूरा समाप्त हो जाती है तो रात को 11 बज गया था। अब इसके बाद वो लोग सामान समेटते हैं और कहते हैं तुम लोग को अब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास में वो चुड़ैल तो बिल्कुल नहीं आ सकती। मैंने तुम्हारे घर को पवित्र कर दिया है। और फिर ये यंत्र हमारे गले में डाल देते हैं और एक यंत्र मेरी पत्नी के गले में डाल देते हैं और कहते हैं अब आप लोग बेफिक्र हो जाओ, वो आपको छू भी नहीं पाएगी, आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अब इसके बाद में वो लोग जाने लगे। मेरा मन बहुत उलझा हुआ था, कई सवाल थे जो मैं अभी भी समझ नहीं पाया था। और तब मैं चाचा जी से कहता हूँ कि जरा आप गुरु जी से पूछिए कि 2 रात मेरे साथ में जो हुआ था, मेरी पत्नी ने करवट बदला था और तब वो चुड़ैल गायब हो गई थी। क्या मेरी पत्नी के अब शरीर के अंदर में कोई ऐसी शक्ति है? ये बात चाचा जी गुरु जी को बताते हैं और तब गुरु जी कहते हैं कि हाँ बेटा, हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ अलग शक्ति होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। जरूर तुम्हारे पत्नी के अंदर में ऐसी कोई शक्ति है और जिसके डर से वो चुड़ैल उस टाइम भाग गई थी। होता है हर एक इंसान में, किसी में ज़्यादा और किसी में बहुत कम। जिसमें कम होता है ना, जैसे तुम हो, तुम्हारे में वो शक्ति नहीं है जितना तुम्हारे पत्नी के अंदर में है। लेकिन ये क्या, इसकी थ्योरी क्या थी, कैसी शक्ति होती है, इतना वो बता नहीं पाए। वो कहने लगे बेटा मुझे कहीं और भी पहुंचना है, तुम्हारी ऐसा एक और भी लोग हैं जिनको मुझे मदद करनी है और उनको मैं 12 बजे का टाइम दे रखा हूँ, मुझे उनके पास में पहुँचना है। अब इसके बाद वो लोग हमारे घर से विदा ले लेते हैं। अब वाकई में वो रात भी कम डरावना नहीं था। वो घंटी रात में कई बार बजी थी, लेकिन ना तो मैं गया और ना मेरी पत्नी गई। हम दोनों में इतना हिम्मत नहीं था। और इसके बाद घंटी दूसरी रात भी बजी थी और कई बार बजी थी। ऐसा हफ्ता दिन तक चलता रहा था और आखिरकार घंटी बजनी बंद हो गई थी। और तब हम चाचा जी से मिलते हैं और चाचा जी कहें कि हाँ, वो कई बार आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। वो उसके दिमाग में बस बदला, वो आपका बदला लेना चाहती है, मारना चाहती है। वो कोशिश तो बहुत करेगी लेकिन अब आपको छू भी नहीं पाएगी। हफ्ता भर तो घंटी जरूर बजता रहा रात को, लेकिन इसके बाद में घंटी बजना बंद हो गया। जब डॉक्टर साहब पूरी कहानी बता देते हैं तब तो मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, क्या आपको यही लग रहा है कि रात में वही प्रेतात्मा आपके दरवाजे पर आई थी, घंटी बजा रही थी? तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है वो अपना बदला लेना अभी भी चाहती हो, वो भूली नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटा, रात में ऐसे कभी दरवाज़ा मत खोलना, पूछ लो, जानकारी ले लो बिना दरवाज़ा खुले हुए। आज के बाद ये गलती मत करना। तुमने जो 2 रात गलती किया है ना, मैं उसी विषय में ये कहानी सुनाया हूँ ताकि तुमको पता लग सके कि ये जो दुनिया है ना, इसमें बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और उसमें ये प्रेतात्मा भी हैं। तब मुझे समझ में आ गया था कि वाकई में डॉक्टर साहब के साथ में क्या क्या बीती थी, लेकिन उनके औलाद क्यों नहीं हुआ था उस विषय पर मैं कभी पूछ भी नहीं पाया। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। जरूर कोई ना कोई श्राप लगा हुआ उस प्रेतात्मा को, तभी तो डॉक्टर साहब को अभी तक कोई औलाद नहीं था। ये बात मैं कई बार पूछने की कोशिश किया लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। इस घटना को तो बहुत दिन बीते हो चुका था। मैं उसी क्लिनिक में काम कर रहा था। मैं इन पर कभी कभी सोचता था, क्या ऐसा संभव है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है? मेरा दिमाग जरूर कहता था कि हाँ, ऐसा संभव है। तब सर्दी खत्म हो जाती है और फिर मैं अपने गांव आना जाना शुरू कर देता हूँ। साइकिल से आता हूँ, साइकिल से जाता हूँ। मेरे मन में ये सवाल अब कौंधती रहती थी। अब मौका पा कर के मैं अपने पिताजी से इस सवाल को पूछता हूँ कि क्या पिताजी, आपकी नज़र में ये प्रेतात्माएं आज भी हैं? तब पिताजी कहते हैं कि बेटा,
क्यों पूछना चाहती हो, बात क्या है? तब मैं वो डॉक्टर साहब वाली कहानी पिताजी को बताता हूँ। तब पिताजी देख करके सोच में पड़ जाते हैं, मेरा चेहरा देखते हैं, कहते हैं बेटा बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब के साथ में जो घटी घटना, ऐसा कईयों के साथ में हुआ है। जब वो चुड़ैल बन जाती हैं आत्मा, जिनकी अकाल मौत होती है, तब वो अपना बदला लेने के ठान लेती है। अब वो समझ नहीं पाती है, उनको लगता है कि इसी इंसान की वजह से मेरी मौत हुई है। उसको भी लगा होगा, उस औरत को जो घायल अवस्था में आई थी डॉक्टर साहब के पास में, उसको भी लगा होगा कि अगर डॉक्टर साहब उस टाइम में होते उस जगह पर तो शायद मेरा इलाज कर देते और तब मैं जिंदा बच जाती। ये डॉक्टर साहब की ना होने की वजह से ये मेरी मौत हुई है, मेरा इलाज समय पर हो नहीं पाया। जब मैं अपने पिता से ये सब बात सुनता हूँ ना, तो मुझे यकीन होने लगता है कि बात तो बिल्कुल सही है। आज भी इस संसार में आत्माएं होती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसी आत्माओं को देखा नहीं था। हाँ, सच कहूँ कि ये सब सुनने के बाद मैं देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन उस रात काफ़ी लेट हो चुका था। कुछ पेशेंट ऐसा आया हुआ था हमारे क्लिनिक पर। हाँ, उसी में बहुत वक्त लग चुका था। जब मैं अपने क्लिनिक से अपने घर के लिए रवाना होता हूँ, अपने गांव के लिए रवाना होता हूँ, तो डॉक्टर साहब रोकने लगते हैं, कहते हैं देवराज आज यहीं पर रुक जाओ, देखो 11 बजने वाले हैं, कब तुम जाओगे, कब आओगे, आप यहीं पर रुक जाओ। तब मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मेरा कपड़ा लत्ता तो है नहीं, मैं डेली नहाने वाला व्यक्ति हूँ, साफ कपड़ा पहनता हूँ और मैं अब निकल जाता हूँ, गर्मी का टाइम है, अब कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब तो बहुत रोके, लेकिन मैं उनकी बात को नहीं माना। कहने लगा कि बिना नहाए धोए और नए कपड़े पहने, मैंने साफ़ सुथरा पहन, जब तक कपड़ा ना पहनो मुझे चैन नहीं आता है, और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ। जब मैं आधा रास्ता पार कर लेता हूँ ना, उस जगह बड़ा सुनसान रहा करता है, आज भी है उस जगह पर। एक तरफ में पानी का जलकुंभी जैसा तालाब है, हमेशा उसमें जलकुंभी भरी होती है। हाँ, आसपास के जो गांव हैं, बस्ती हैं, वहाँ की भैंस जानवर वगैरह उस तालाब में जा कर के नहाते रहते हैं, पलटी मारते रहते हैं, शायद उनको आनंद आता है। उसी जगह से मैं गुजरने लगता हूँ। आज जो मैं देखता हूँ सामने में ना, मेरे होश उड़ जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था ना, अब वैसे ही एक आकृति मुझे नज़र आती है, वैसी ही एक औरत मुझे नज़र आती है जिसका सर फटा हुआ है। आज जैसा उन्होंने बताया था हुलिया, वैसे ही मुझे अब नज़र आती है। मैं तो एकदम डर गया था, मेरे रोम रोम काँप गया था, ऐसा लगा कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, ऐसा मैं डर चुका था। अब बिल्कुल बिल्कुल बीच रोड पर वो खड़ी हुई, अब मैं तो देखते ही ब्रेक लगा चुका था। तभी जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी, उसकी जब तेज रोशनी पड़ती है ना, तब वो एकदम से गायब हो जाती है। मेरा तो ऐसा सांस चल रहा था तेजी से, जैसे अभी भी मेरे सामने हो। अब वही वक्त था कि मैं उस जगह से निकलने लगा था, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं चल नहीं पाया और दूर तक जा भी नहीं पाया था। अगले पल वही लड़की, मतलब वही औरत जिसका सर फटा हुआ था, मुझे फिर बीचों बीच रोड पर अब दिखाई देती है। मैं ब्रेक लगा देता हूँ। इस बार मेरा रूह कांप चुका था। जब मैं उसको देख लेता हूँ, ये मेरा क्यों पीछा कर रही है, ये तो डॉक्टर साहब को अपना शिकार बनाना चाहती है। क्या मैं डॉक्टर साहब के पास काम कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही है, मेरे साथ में क्या करना चाहती है। अगर इसको मारना होता मुझ तक तो कभी मुझे मार सकती थी, लेकिन ये मुझे अभी तक टच भी नहीं किया था, दूरी बना के थी। मैं बहुत खौफ में था। अब तो रास्ता भी बिल्कुल सुनसान हो चुका था, कोई भी गाड़ी मुझे आती हुई जाती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अगले पल जो मैं देखता हूँ ना, तो सिहर जाता हूँ। वो औरत बिल्कुल मेरे पास में आ चुकी थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। वो जैसा डॉक्टर साहब बताए थे ना, वैसे उसका सर फटा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं तो एकदम सिहर गया था, मुझे लगा कि बस मैं यहीं पर गिर करके बेहोश हो जाऊंगा। वो सब सीन आज भी याद करता हूँ ना, तो मैं इतना भयभीत हो जाता हूँ। और तब वो फुफकारती हुई बोलती है
कि तू मेरा मदद करेगा, तू मेरा मदद करेगा, उस घर में मुझे तू लेके जाएगा, तू मेरा मदद करेगा, मैं तुम्हारे जरिए उस घर में पहुंचूंगी और उस डॉक्टर को मैं छोड़ूंगी नहीं। जो मैंने ठान लिया है मैं उसको पूरा करूंगी। सच कहूँ ना, उसके बाद मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि मेरे साथ में क्या हुआ है। जब अपने आप को मैं पाता हूँ तो सड़क पर गिरे हुए, और वहाँ पर बाइक सवार दो थे और वो मुझे उठा रहे थे। मैं होश में आ चुका था। होश में आने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि भाई, तुम तो नौजवान दिखते हो, कहीं दारू वारू तो नहीं पीने लगे हैं आजकल? नौजवान है, कोई भरोसा नहीं है। तब मैं बेहद डरा होता हूँ, बताता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर क्या क्या देखा है। तब नौजवान हंसने लगते हैं। कहते हैं भाई ये साइंस का युग है, किस युग की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस रोड से हम लोग रोज गुजरते हैं, और इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तब तक हम इस जगह पर ऐसी कोई बात नहीं देखे। वो मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। कहने लगे, हमें वो बता रहे थे कि तुम डरे हुए हो, मुझे लग रहा है कई लोगों को भूत दिखाई भी नहीं देता है ना, तो उनको लगता है कि हमारा भूत पीछा कर रहा है, डर जाते हैं। तुम उसी डरपोक में से एक हो, लेकिन तुम डरो मत, तुम हमारे साथ में चलो। आखिरकार बाइक सवार जो पीछे वाला था वो मेरा हाथ पकड़ करके कहने लगा कि हम चला रहे हैं, बस हमारे सहारे चलते रहो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस टाइम मुझे उस जगह से निकलना था, और आखिरकार दो नौजवानों ने उस रात मेरी मदद की। इसके बाद घर जाता हूँ, अपने पिता से बताता हूँ कि उस औरत ने मेरे साथ में क्या क्या बोला है और क्या ना जाने मेरे साथ में क्या किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे घर वाले सब डर जाते हैं और भी फैसला लेते हैं कि आज के बाद तुम उस डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाओगे, भूल कर भी नहीं जाओगे, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ करेगी। बहुत कुछ बड़ा उसने प्लान कर रखा है तुम्हारे जरिए से। और इसके बाद मैं डॉक्टर साहब की नौकरी छोड़ देता हूँ और वहाँ से मैं दूर एक जगह पर चला जाता हूँ जहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मेरे पिताजी मेरे साथ में आते हैं और 1 महीने तक मेरे साथ में रहते हैं। जब उनको लग जाता है कि औरत ने अब मेरा पीछा छोड़ दिया है, अब मेरे सामने में नहीं आती है, तब उनके यकीन होता है, लेकिन तभी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। मुझे एक मंदिर में ले जाते हैं, बजरंग बली के मंदिर में, और वहाँ पर पुजारी जी से मुझे एक ताबीज़ बनवाते हैं। ताबीज़ नहीं कर सकते हैं, रक्षा कवच बना करके मेरे गले में डाल दिया जाता है। तब वो पुजारी कहते हैं कि डरने को सकता नहीं है, जब वो पूरा कहानी सुन जाते हैं। और वो भी कहते हैं कि ऐसी प्रेतात्माएं अपने शिकार को कभी भूलती नहीं, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना निकल जाए, जब तक वो काम नहीं कर लेती ना, वो चैन से नहीं बैठती। वो ज़रूर उस डॉक्टर पर खतरा है। मुझे लगने लगा कि डॉक्टर साहब को सचेत करना चाहिए, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं था। आखिरकार कुछ महीनों के बाद मैं उस जगह पर पहुंचता हूं। अब तो मैं ये डॉक्टरी वाला काम छोड़ दिया था, दूसरा काम करने लगा था। मुझे डर लगने लगा। मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि आज के बाद तुम इस पेशे में कभी नहीं आओगे। मैं क्लर्क बन गया था, लेकिन जब अपने गांव में पहुंचता हूं, तब मैं डॉक्टर साहब से जाके मिलता हूं। वो मुझे देख करके नाराज़ होने, तुम बिना बताए नौकरी छोड़ के चले गए देवराज, ऐसा होता है? तब मैं पूरी कहानी बताता हूँ, और कहानी सुन करके वो भी डर जाते हैं। कहते हैं हम चाचा से जाकर बात करते हैं, देखते हैं चाचा जी क्या करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा है, गुरुजी ने कहा है, वो औरत बहुत कोशिश करेगी तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएगी जब तक ये रक्षा कवच मेरे गले में है। मेरा घर, क्लिनिक, सब कुछ पवित्र हुआ पड़ा है। शायद वो तुम्हारे जरिए इस घर में आना चाहती थी। मैं बहुत डरा हुआ था, डॉक्टर साहब को सचेत कर दिया था, और इसके बाद मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं गया। फिर मैं अपने अलग शहर में रहता था और अलग काम करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, देवराज जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपने आप बीती है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी, अपने आप बीती को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना
ख्याल रखिएगा। नमस्कार।